हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पारस ठाकुर। और चलिए बच्चों, आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग कोलाइड्स, राइट? तो आज कोलाइड्स में काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। टिंडल इफेक्ट आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट? काफी फेमस है। पूरी सरफेस केमिस्ट्री में एक टिंडल इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है कि हाँ, टिंडल इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो this particular chapter, that is surface chemistry, is very easy scoring और बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाला चैप्टर है। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन एंड वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस जो पुराने ऑलरेडी हो चुके हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दिस चैप्टर। बिकॉज आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के अगर सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए गाइज, सो सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 5। एंड अगर आप लोग नए हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म, ऑन दिस चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, डू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आती रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी के अभी लेक्चर को शेयर जरूर करना है। कैसे? #JEE Live Daily, राइट? अभी के अभी, ये आपका अभी एक्शनेबल है। तो आप अभी अगर इसको लाइक भी कर देंगे, शेयर कर देंगे, तो बच्चों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि अगला लेक्चर आ चुका है। तो विद #JEE Live Daily बच्चों को शेयर करना ऑन योर इंस्टा और फेसबुक प्रोफाइल। एंड यू कैन ऑल्सो टैग द इंडिविजुअल एजुकेटर्स। यू कैन ऑल्सो फाइंड मी ऑन द इंस्टा एंड टैग मी देयर। ठीक है, @Paras_Thakur। एंड टेलीग्राम ऐप ज्वाइन आप कर चुके होंगे, बिकॉज ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा बच्चे हमें टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यू गेट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, क्लास नोट्स एज वेल। तो जस्ट डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप। उसके बाद ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर में टाइप करना है आपको tinyurl.com/JEELivechat एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद अस, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी के लाइव टीचिंग मिल रही है, ठीक है, फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, देयर इज अनदर प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म, जो इससे भी बहुत ऊपर है। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कहीं कोचिंग जाते हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी बीइंग प्रोवाइडेड बाय दोज कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, या बहुत दूर है घर से कोचिंग, जाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। यू कैन एक्सेस द टॉप लेवल कोचिंग घर पे बैठ के। ऑल यू नीड टू डू इज ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। तो प्लस पे ऐसा क्या है जो अनअकैडमी के इस चैनल पे नहीं है? देखिए, यहां पर तो हम आपको लाइव पढ़ा ही रहे हैं, बट अनअकैडमी प्लस पे 50 से ज्यादा टॉप एजुकेटर्स डेली लाइव पढ़ाते हैं आपको। सुबह से लेकर रात तक क्लासेस चलती रहती हैं। तो आपको मॉर्निंग वाले बैचेस अटेंड करने हैं, इवनिंग वाले, आफ्टरनून वाले, वो आपके ऊपर है। और आप सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं उनके लेक्चर्स या कोर्सेज अटेंड कर सकते हो। इट इज नॉट लाइक कि मैंने मॉर्निंग वाला बैच चूज कर लिया तो मैं आफ्टरनून में नहीं देख पाऊंगा। आपके पास पूरी एक्सेस है। आप चाहे 11th के कोर्सेज देखिए, 12th के देखिए, ड्रॉपर के देखिए, तो यू गेट एक्सेस टू लाइव प्लस क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स, ऐसे कि यू जस्ट गूगल देयर नेम्स एंड यू विल गेट द क्रेडेंशियल्स। ओके, इट्स नॉट जस्ट कि कोई भी रैंडम आपको एजुकेटर आके पढ़ा रहा है। दे आर ऑल हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड ग्रेट एजुकेटर्स। देन टेस्ट सीरीज, a dedicated test series for JEE Mains and one for JEE Advanced, 11th के लिए, 12th के लिए एंड ड्रॉपर के लिए, तीनों के लिए। तो टेस्ट सीरीज भी आपको उसी पैकेज में मिल रहा है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पर आप लाइव सेशन में क्वेश्चन की फोटो अपलोड कर सकते हैं। यस, आपको क्वेश्चन में डाउट है, क्लिक अ पिक्चर, अपलोड इट इन द लाइव क्लास और उसी टाइम वो डिस्कस हो जाएगा। हियर यू कैन इंटरैक्ट विद द एजुकेटर चैट के साथ। आप उनके साथ, एजुकेटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो इट इज मच मोर पर्सनलाइज्ड, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग प्लस। तो अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो क्या करना है? जस्ट गो टू द unacademy.com/plus, उस पे जाना है। इस तरह का पेज आएगा, क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। ओके, दीज आर द बेनिफिट्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, घर पे बैठ के, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है, कहीं आप अगर छुट्टियों पे भी गए हैं, स्टिल यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस। जस्ट आपको अपना मोबाइल ओपन करना है। और अगर आपने लाइव क्लास मिस कर दी, यू कैन ऑलवेज वॉच द रिकॉर्डेड सेशन। तो यू कैन लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, तो मोबाइल यूजर्स को जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इट इज अ टॉप ट्रेंडिंग ऐप ऑन द प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करना है। देन आफ्टर दैट चूज योर गोल, IIT JEE या नीट, ठीक है, जो भी आपका है, मेडिकल नॉन मेडिकल, एंड देन क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन। तो आपके पास 1 मंथ से लेके 2 ईयर तक का सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। देखिए, 1 ईयर एंड 2 ईयर आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 30,000 का है,
बट इफ यू यूज द कोड जेई लाइव यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो ये कोड जरूर यूज करना है। और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते विच इज इवन मोर इकोनॉमिकल, दैट इज 48,000, पर उस पर भी 10% डिस्काउंट लगेगा जेई लाइव कोड से। दैट कम्स डाउन टू 43,200 रुपीज। तो ये दो, मतलब काफी बच्चे सोचते हैं कि सर 6 मंथ्स का लें, नहीं 6 मंथ का कोई फायदा नहीं, बिकॉज 6 मंथ से थोड़े से भी एडिशनल कॉस्ट पे आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इवन अगर आपको 6 ही महीने की रिक्वायरमेंट है, वो एडिशनल 6 मंथ, मान लीजिए बाद में आपका प्लान बनता है कि मेरे को और भी 1-2 टेस्ट और देने जो 1-2 महीने के बाद हैं, राइट, मे बी आपको या ड्रॉप करने का प्लान हो या आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है, उनके लिए आगे यूज हो सकता है। तो दैट एडिशनल नंबर ऑफ मंथ्स विल कम वेरी वेरी हैंडी। ओके, तो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड जेई लाइव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद अ ब्यूटीफुल कोड के ओल्ड वेज वोंट ओपन न्यू डोर्स, राइट। तो वही जैसे कि मैं आपको पहले बोलता भी आया हूं कि बेटा जो पुराने तरीके थे उनसे ही चलते रहोगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे जो पहले आपको मिलते रहे हैं। ओके, इन ऑर्डर टू गेट सम न्यू रिजल्ट्स, सम बेटर रिजल्ट्स, यू नीड टू बेटर योर एफर्ट्स। ओके, जो आप करते आए हैं वही करते रहेंगे, तो जो आपको अब तक मिलता आया है वही मिलता रहेगा। यू वोंट बी एबल टू गेट अहेड ऑफ द क्राउड। तो बाकियों से आगे निकलने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऑर्डिनरी रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे और बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके ऊपर काफी बार जेईई मेन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये कितने खुश हो गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे, राइट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो कोलाइडल सोल भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड ड्यू टू द हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स मोल फ्रैक्शन इज वेरी लो। मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं होते, ठीक है, पार्टिकल्स कम होते हैं, बट इंडिविजुअल पार्टिकल का जो साइज है, जो मॉलिक्यूलर मास है, दैट इज हायर। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर वेरी स्मॉल। मतलब ऐसा नहीं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू एक एप्रिशिएबल बड़ी वैल्यू आएगी, इसको बहुत इजीली मेजर कर पाओगे। तो वैल्यूज आर कमिंग आर वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ द हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, जिसकी वजह से मोल फ्रैक्शन काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए, राइट। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि काफी वाओ, नाउ दैट्स नाइस, बट ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ये क्या कर रहा है? एनी आइडिया ये क्या कर रहा है यहां पे? मतलब नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बट आप एक चीज देखते हैं, जो सन रेज आ रही हैं, है ना, यहां पर ये जो पाथ है इसका आपको दिख रहा है ना, ये राइट, ये वाला जो पाथ है आपको दिखाई दे रहा है। तो जंगल में सन रेज कैसी आती हैं? क्लाउड से, बादलों से छंट कर इस तरह का आपको प्रॉपर पाथ दिखाई देता है। तो ये जो इफेक्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो इस इमेज में आई थिंक टिंडल इफेक्ट आपको उतना ज्यादा विजिबल नहीं है, बट स्टिल ये जो लाइट का पाथ आपको जैसे दिखाई देगा बीच बीच में, दैट इज टिंडल इफेक्ट। एक और आइडिया लेते हैं, ये देखिए यहां तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि बादलों के थ्रू होते हुए जो लाइट आ रही है, यू कैन क्लियरली सी द पाथ, कि देखिए ये लाइट है, तो दैट इज एक्चुअली टिंडल इफेक्ट, राइट। ब्यूटीफुल इमेज, ठीक है, अच्छा लगा, लाइक करो। एंड देन दिस वन, ठीक है, पेड़ों के बीच देखो ये लाइट का पाथ आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है कि नॉर्मल जब आप रूम में लाइट्स आपकी ऑन होती हैं, क्या आप लाइट का पाथ देख पाते हो? नो। बट जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो सिनेमा हॉल में आप बैठे हैं, पीछे से प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्ट कर रहा है लाइट, उस लाइट को आप देख पा रहे हो उसका पाथ, क्योंकि उसमें बीच में डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, है ना। कमरा एक अंधेरा कमरा है, एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई है, वहां से जो लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो आपको प्रॉपर पाथ दिखाई देता है और उस पाथ में आपको डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो काफी प्यारा ब्यूटीफुल इफेक्ट है। तो चलिए अब इसके अच्छे अच्छे वॉलपेपर तो हमने देख लिए, नाउ लेट्स कम टू द केमिस्ट्री ऑफ टिंडल इफेक्ट। द एक्चुअली होता क्या है? तो टिंडल इफेक्ट इज कॉज्ड बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि एयर में
जो पार्टिकल्स हैं, जो बिगर पार्टिकल्स होंगे, है ना, एयर में तो आपका गैसेज हैं, गैसेज के पार्टिकल्स तो बहुत स्मॉल होते हैं, बट एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, राइट। फिर आपका कुछ मॉइस्चर पार्टिकल्स भी होंगे। तो एयर में जो बिगर पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइडल रेंज में आते हैं, वो उनके साथ जब लाइट इंटरेक्ट करती है तो इट गेट्स स्कैटर्ड। तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर वी ऑब्जर्व टिंडल इफेक्ट। तो सिर्फ एटमॉस्फेयर में नहीं, कहीं पर भी आप लाइट डालेंगे, उसके पाथ में कोलॉइडल पार्टिकल्स आएंगे, वो स्कैटर होगी। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, अब ये जो पहला वाला है बीकर, इसमें बेटा आपका होमोजेनियस मतलब इसमें सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। तो यहां पर लाइट डाली जा रही है, ठीक है, लाइट का सोर्स यहां से है, यहां से लाइट आ रही है, बट क्या आपको ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है? नहीं। हल्की सी ब्राइटनेस यहां पे है, हल्की सी ब्राइटनेस यहां पे है, मतलब आपको एंट्री दिखाई दे रही है कि लाइट यहां से एंटर हुई, यहां से एग्जिट हुई, बट बीच में कैसे ट्रेवल की उसका कोई पाथ डिफाइन नहीं हुआ। तो दिस फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, ओके। और जो सेकंड है दैट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको एग्जैक्टली पाथ दिखाई दे रहा है, ये लाइट है, यहां से एंटर हुई, यहां से एग्जिट हुई है, एंड पाथ इज विजिबल। क्यों? क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है, इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि लाइट को वो स्कैटर कर रहा है। तो बिकॉज क्योंकि लाइट स्कैटर हो रही है तो उसका पाथ रिवील हो रहा है कि अच्छा यहां से लाइट जा रही है। तो ये डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन में। तो ये आपका टिंडल इफेक्ट आ गया। अब देखिए यहां पर क्या किया है, तो अब देखिए जैसे ये आपका ट्रू सॉल्यूशन था, यहां पर इसने कुछ मिक्स किया जिससे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन बने। अब इसको अच्छे से स्टर किया। अब देखो ये जो लेजर आप यहां से डाल रहे हैं ना, इस सॉल्यूशन में उसका पाथ आ रहा था, यहां पर नहीं आ रहा। ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है एंड दिस इज कोलॉइडल, ये इसका पाथ दिखाई दे रहा है आपको। तो ये डिफरेंस है, सही है, क्लियर हो गया। बाकी थोड़ा बहुत अगर आप और पढ़ेंगे अच्छे से, नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको और भी अमेजिंग कुछ इलस्ट्रेशन मिल सकती है, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अब कैसे होता है, इसके क्या क्या हमने रिक्वायरमेंट्स हैं इसके होने के लिए, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ी कहानी, उसको आप ये बोल सकते हैं कि वो होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन जो ट्रू सॉल्यूशन था आपका, अगर उसको आप अंधेरे में रखते हैं, प्लेस्ड इन डार्क, इज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि जैसे कि मान लो अब ये बीकर है नहीं वैसे, ठीक है, मान लीजिए ये बीकर है और यहां से लाइट आ रही है और यहां से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है मैं उसी डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहा हूं। इट अपीयर्स क्लियर, क्योंकि यहीं से लाइट आ रही है तो मेरे को ये क्लियर दिखेगा, मेरे को लाइट का पाथ नहीं दिखेगा बट मेरे को सॉल्यूशन क्लियर दिखेगा, ठीक है। लाइट का पाथ ये है। अब अगर इफ इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइट पाथ, लाइट ऐसे आ रही है और मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, जहां पर आप खड़े हो ना, आप बैठे हो, आपकी तरफ से ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल डार्क दिखेगा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो लाइट के पाथ से देखूंगा तो मुझे क्लियर दिखेगा। वो क्लियर का मतलब है कि हाँ लाइट दिखेगी नहीं, उसके अंदर लाइट है, कोई पाथ है, बट एक क्लियर सॉल्यूशन पता लगेगा। यहां से देखूंगा तो कंप्लीटली डार्क। क्यों? क्योंकि जब लाइट ऐसे आ रही है तो मैं देख भी यहीं से रहा हूं, लाइट का पाथ भी यही है और लाइट स्कैटर नहीं हो रही है। ट्रू सॉल्यूशन में लाइट स्कैटर नहीं होती है, तो स्कैटर जब नहीं होगी तो कोई भी लाइट इधर नहीं जाएगी। तो जब आप इधर से देखोगे तो कोई भी लाइट आपकी आईज पे तो नहीं पड़ी, तो आपको तो कुछ भी विजिबल नहीं होगा, तो आपको कंप्लीटली डार्क दिखेगा। अब यही अगर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन होता, यहां से लाइट आई और पार्टिकल के साथ स्कैटर की, स्कैटर करके इधर को भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, तो आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे तो आपको पाथ दिखेगा। इस सॉल्यूशन में लाइट आ रही है, ये सॉल्यूशन भी दिखेगा, उसका थोड़ा पाथ भी दिखेगा, ठीक है। तो हाँ, बट ये है कि कलर जो आपको ऑब्जर्व होगा कोलॉइडल के केस में, जो कलर आपको ऑब्जर्व होगा, अगर लाइट इधर से आ रही है और आप इधर खड़े हो तो डिफरेंट होगा, और आप इधर खड़े हो परपेंडिकुलर तो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो स्कैटर हो गई और जो बची है वो आगे आई, है ना। लाइट यहां से आ रही थी, कुछ वेवलेंथ स्कैटर्स होकर निकल गई इधर उधर, जो बची थी वो यहां पे आई, तो वो आपको ऑब्जर्व हो रही है। पर जो स्कैटर हुई थी वो इस ऑब्जर्वर को दिख रही है जो यहां परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है। तो दोनों डायरेक्शन से अलग अलग देखने पे कलर का थोड़ा डिफरेंस आता है। बट बात समझ गए कि ट्रू सॉल्यूशन होगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट देखोगे
कुछ नहीं दिखने वाला, डार्क। ठीक है, तो इफ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन प्लेस्ड इन अ डार्क प्लेस, द पाथ ऑफ लाइट गेट्स इल्यूमिनेटेड, जैसा आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा, यही टिंडल इफेक्ट था। एंड दिस इल्यूमिनेटेड पाथ ऑफ बीम इज कॉल्ड टिंडल कोन। ठीक है, जैसे यहां पर ये लाइट सोर्स है, लेंस के थ्रू हमने यहां पर लाइट डाल रहे हैं और लाइट की जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल पार्टिकल्स, अब जब लाइट इन पे पड़ रही है तो लाइट स्कैटर हो रही है, चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो रही है। यहां माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं, देखो बेटा कोलाइडल पार्टिकल इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो आप माइक्रोस्कोप से पार्टिकल नहीं देख पा रहे हो। व्हाट यू कैन सी इज द लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम द पार्टिकल, है ना, लाइट जो स्कैटर हो रही है तो वो लाइट आपको दिखेगी, तो एक शाइनी सा स्फेयर आपको पता लगेगा, मतलब हाँ शाइनी सा कुछ वो है, बट एग्जैक्टली उसका साइज क्या आपको पार्टिकल नहीं दिख रहा, पर उसकी जो स्कैटरिंग हो रही है वो एक शाइनी सा इफेक्ट आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, तो टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ही टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसके लिए सिगमोंडी को 1903 में उन्होंने टिंडल इफेक्ट, ठीक है, ही यूज्ड द टिंडल इफेक्ट टू सेट अप एन apparatus नोन एज अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, कि टिंडल इफेक्ट को यूज करके उन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो दैट इज द पर्सन। ओके, तो अब इन्होंने क्या बनाया था, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, दिस इज द apparatus जो उन्होंने डिजाइन किया। अब इसकी वर्किंग में हमें नहीं जाना है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता क्या है। ठीक है, देखो जो ऑर्डिनरी आपका माइक्रोस्कोप होता है वो क्या करता है, लाइट आती है, लाइट किसी चीज के ऊपर पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज पे आएगी और तब आपको वो चीज दिखाई देती है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ये मेथड नहीं फॉलो करता कि लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज पे गिरेगी तब आप दिखेंगे, नहीं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप अलाउज व्यूइंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, क्योंकि अगर पार्टिकल इतना छोटा होगा कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उससे भी छोटा अगर पार्टिकल है तो बेटा वो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में जब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप काम नहीं करता, पर ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है ये क्या करता है, इट अलाउज द व्यूइंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल जो वेवलेंथ से भी छोटे हैं, ठीक है, वाया लाइट स्कैटरिंग। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किसके ऊपर बेस्ड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है एंड नॉट ऑन द लाइट रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन, जो कि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं। तो व्हेन द डायमीटर ऑफ अ पार्टिकल, जब डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज बिलो और नियर द वेवलेंथ, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा आपको, दिस इज वेवलेंथ, इज डायमीटर ऑफ पार्टिकल या तो वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा है या उसके ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, बिलो और नियर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट अराउंड 500 नैनोमीटर, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन इन अ लाइट माइक्रोस्कोप विद द यूजुअल मेथड। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप उसको नहीं देख सकता है। अब तो ये है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किसके ऊपर काम करता है, लाइट की स्कैटरिंग के ऊपर। नाउ एन इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर एक लाइट की इंटेंस बीम पड़ी, ठीक है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन आपका एक ग्लास वेसल में रखा हुआ था। द फोकस ऑफ द लाइट इज देन ऑब्जर्व्ड विद, मतलब लाइट ये यहां से डाल रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर टॉप से आप उसको देख रहे हो, जो पिछले डायग्राम में आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड पे, टॉप से आप उसको देख रहे हो परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ऑब्जर्व विद द माइक्रोस्कोप एट राइट एंगल्स टू द बीम, इंडिविजुअल कोलाइडल पार्टिकल्स अपीयर एज ब्राइट स्टार्स, क्योंकि जब लाइट स्कैटर करेंगे तो आपको जो स्कैटर लाइट दिखेगी, आपको दिखेगा वहां पे कुछ ब्राइट सा एक स्पॉट दिखेगा, साइज नहीं आप बता पाओगे, है ना। तो दे अपीयर एज ब्राइट स्टार्स अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप डज नॉट रेंडर द एक्चुअल कोलाइडल पार्टिकल, उसको नहीं देख पाता, सिर्फ लाइट को, ओनली ऑब्जर्व द लाइट स्कैटर्ड बाय देम। Thus ultra microscope does not provide any information about the size and shape। ठीक है, बस कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये वो कंफर्म कर देगा। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, उतना भी बोरिंग नहीं था। चलिए नेक्स्ट वन। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ पिक्चर इन द सिनेमा हॉल, ये आपको मैं बताई दिया, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल जो वहां प्रेजेंट होते हैं। अब टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए दो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेटा जेई मेन आई थिंक 2016 या 17 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन जेई मेन ने क्या किया था, 4 ऑप्शन दी थी, ठीक है, कि 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, इस तरह से। उनमें से 2 ऑप्शन ये थी
एग्जैक्टली यही ऑप्शन एसजीटी पूछ रही थी कि टिंडल इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। मतलब जो पार्टिकल है कोलाइडल पार्टिकल, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा छोटा या ऑलमोस्ट बराबर। देन द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम should differ greatly in magnitude। तो डीपी और डीएम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं उनमें काफी डिफरेंस होना चाहिए। ये तो रिक्वायरमेंट है, एज इट इज याद करनी है, एज इट इज ये क्वेश्चन में आ चुकी है एक बार, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होगी टिंडल इफेक्टिव होने के लिए। देन अब गूगली होगी, दैट वाज सपोज्ड टू कम लेटर, चलिए कोई बात नहीं। तो लुक एट द 3 कंटेनर्स, ये 3 कंटेनर्स आपको दिए गए हैं, विच वन कंटेन्स गोल्ड। अब आंसर आपके सामने आ गया, ये गलत हो गया मामला, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप भी समझ रहे कि कुछ ना कुछ तो होना था यहाँ पे। तो विच वन कंटेन्स गोल्ड, अब ये देख के डायरेक्टली लगता है यहाँ ये तो डायरेक्टली गोल्ड है, गोल्डन दिख रहा है, बट एक्चुअली ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है। वो बोले कि सर ये तो सॉल्यूशन है, गोल्ड तो सॉलिड होता है। मतलब गोल्ड का मतलब है कि इन सॉल्यूशन में ये एक्चुअली गोल्ड के सॉल्यूशन है, बहुत छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स, मतलब नैनो रेंज के, है ना, नैनोमीटर की रेंज के गोल्ड के पार्टिकल्स इन वेसल में हैं। तो आप बोलोगे सर गोल्डन कलर होना चाहिए था, रेड कलर आ रहा है, ये क्या है? चलो उसके बारे में बात करेंगे कि कलर ऐसा क्यों आ रहा है, बट अल्टीमेटली ऑल 3 कंटेनर्स हैव गोल्ड पार्टिकल्स इन देम। The difference in their appearance is due to the size of gold particles। आपको पता है कि नैनो रेंज में गोल्ड पार्टिकल ब्लैक भी दिखाई दे सकता है, यस, अलग अलग कलर का रेड भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है वो रेड भी हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है, थोड़ा वायलेट सा भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन जैसे जैसे आप गोल्ड का साइज छोटा करते जाएंगे पार्टिकल का, उसका जो कलर ऑब्जर्व होगा वो बदलता जाएगा। इसीलिए इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि साइज ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब तो लार्ज पीस ऑफ गोल्ड लाइक द फ्लेक्स, ठीक है, ये लार्ज पीस है तो ये गोल्डन दिख रहा है, ठीक है। इन वन ऑफ द वायल्स लुक शाइनी एंड गोल्डन, बट व्हेन गोल्ड गेट्स वेरी वेरी स्मॉल इट लुक्स डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है तो वो लाइट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा ये बदल जाता है, क्योंकि लाइट का पार्टिकल से इंटरेक्शन पार्टिकल के साइज पे डिपेंड कर रहा है ना, कि कौन सी वेवलेंथ उससे इंटरेक्ट कर पा रही है। तो पार्टिकल का साइज वेरी हो जाएगा, तो वो किस वेवलेंथ के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा वो बदल जाएगा, तो ऑब्वियसली कलर भी बदलेगा, ठीक है। तो द कंटेनर्स विद रेड एंड ऑरेंज लिक्विड्स इन देम हैव नैनो गोल्ड, मतलब tiny particles of gold so small that they are measured in nanometers। That is interesting, right? Now look at this, what exactly is this? अब जो क्रिश्चियंस हैं या आपने अगर चर्च कैथेड्रल्स वगैरह देखे होंगे तो वहां पर जो विंडोज हैं या मतलब जो अंदर पूरा डिजाइनिंग होता है, कुछ इस तरह के डिजाइन्स वहां रहते हैं। ये दिस इज कॉल्ड, कौन सा ग्लास था ये, नाम भूल जाता हूं इसका मैं, आई थिंक भूल गया ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो ग्लास है इस पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के डिजाइन्स हुए हैं, दैट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। यस, गोल्ड के सॉल्यूशन में गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज वेरी करके हम अलग अलग कलर के सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो चेंजिंग द साइज ऑफ द गोल्ड पार्टिकल अफेक्ट्स कलर। जैसे कि साइज 25 नैनोमीटर पे है, स्फेरिकल शेप है तो कलर रेड आ रहा है, साइज 50 नैनोमीटर है, स्फेरिकल है तो कलर ग्रीन आ रहा है, 100 नैनोमीटर है तो ऑरेंज आ रहा है। तो जस्ट बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द गोल्ड पार्टिकल्स एट द नैनो स्केल चेंजेस द कलर, और उससे ये जो पूरा डिजाइनिंग की गई है उससे की गई। तो मतलब इतने एंशिएंट टाइम में भी नैनो टेक्नोलॉजी वाज बीइंग यूज्ड इन डिजाइंस, राइट। तो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी उतना भी नया नहीं है। देखिए अब बात करते हैं, है ना, वो कलर की बात चली है कि अल्टीमेटली के कोलाइडल सॉल्यूशन के कलर, तो हमने देख लिया किस तरह से काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो सकती हैं। तो कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड बाय द पार्टिकल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। तो ये सारे गोल्ड सोल हैं, सारे गोल्ड के सॉल्यूशन हैं ये।
इन सब में जो गोल्ड पार्टिकल का साइज है बस वो वेरी कर रहा है। तो गोल्ड पार्टिकल के साइज के वेरी करने से ही आपका कलर भी यहां पर वेरी कर रहा है। अब साइज में देखिए, जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो कलर आपका रेड जैसा है, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जा रहा है वो धीरे धीरे वायलेट की तरफ चल रहा है। तो आप ये चीज याद रख सकते हो। और ये मत बोलना कि सर ये कलर भी यूनिवर्सल, अगर याद कर लिया कि छोटे का रेड है, बड़े वाले का वायलेट है, ये साइज बढ़ेगा तो वायलेट की तरफ चलेगा। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उस कोलाइडल सॉल्यूशन को आप किस डायरेक्शन से ऑब्जर्व कर रहे हो, इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट या इन द पाथ परपेंडिकुलर टू द और इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ लाइट। तो डायरेक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उसको, ठीक है। पर ये समझ आ गया कि पार्टिकल का साइज वेरी करेगा तो किस वेवलेंथ के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है या किस वेवलेंथ को वो स्कैटर कर रहा है वो बदल जाएगा, तो ओवरऑल कलर भी बदल जाएगा। नाउ व्हाई डू गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैव डिफरेंट कलर्स? अगर आप इसके और भी डिटेल में जाएं तो देन दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, ठीक है। रेजोनेंस, सो व्हेन दे आर इन रेजोनेंस the electrons absorb and scatter light. They absorb and scatter light, producing the colors you see. So nanoparticles of gold resonate at frequencies within the visible spectrum. क्या नैनो पार्टिकल जो हैं गोल्ड के वो उन फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेट करते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आती हैं, बट साइज वेरी करेगा तो वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी वो बदल जाएगी। तो स्मॉलर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स, छोटे वाले जो हैं, absorb and resonate with purple, blue, green and yellow wavelength of light, इसलिए वो रेड दिखाई देते हैं। तो स्मॉलर किसके साथ कर रहे हैं, किसके साथ? with the purple, blue, green and yellow wavelength of light, so they look red. तो that is the actual reason कि why do gold nanoparticles have different colors. चलिए, तो कलर की प्रॉपर्टी क्लियर है ना। थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो टॉपिक। अदरवाइज मैंने बोल दिया ये कलर होता है बेटा, साइज वेरी कर दो, कलर चेंज हो जाता है, चलो भाई आगे, तो ऐसे नहीं होता, ऐसे भी बोर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है कि कोलाइडल पार्टिकल, अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में उनको देखो, दे आर नॉट स्टैटिक कि बस सॉल्यूशन में बैठे हुए हैं, नो, बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्योंकि रैंडम मूवमेंट है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल पे चारों तरफ से बमबारी कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ से उसके साथ कोलाइड कर रहे हैं। अब ये जो कोलिजन होंगे ये परफेक्टली बैलेंस तो नहीं होंगे कि चारों तरफ से बिल्कुल बैलेंस हो रही हैं फोर्सेस, है ना। तो कोलाइडल पार्टिकल इज बीइंग बम्बार्डेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम, जिसकी वजह से अनबैलेंस्ड फोर्सेस जनरेट होती हैं और कोलाइडल पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट कर रहे हैं। इधर को चला, फिर अनबैलेंस फोर्सेस आई, फिर मुड़ गया, फिर इधर चला, ठीक है। तो द मोशन ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट of the particles or of the colloidal particles by the molecule of dispersion medium, जैसे ये, तो ये आपका एक कोलाइडल पार्टिकल है, ठीक है, ये चल रहा है, फिर आगे चलेगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर चलेगा, तो ये जिगजैग जाएगा, कुछ इस तरह का ही इनकी मूवमेंट रहती है, दे आर नॉट स्टैटिक। तो ये है, ये जो जिगजैग आपका मूवमेंट है पार्टिकल्स का, कोलाइडल पार्टिकल्स का, दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती, और इस पर ग्रेविटी का फर्क नहीं पड़ता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। अब ये अगर ब्राउनियन मूवमेंट नहीं होती तो क्या दिक्कत आती? ब्राउनियन मूवमेंट अगर नहीं होती ना तो प्रॉब्लम ये आती कि वो स्टेबल नहीं रहते उतने। अगर वो शांति से बैठे हुए हैं तो दे में सेटल डाउन, चुपचाप नीचे सेटल डाउन, पर क्योंकि वो मूव करते रह रहे हैं तो दैट प्रिवेंट्स उनका प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन। तो प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन नहीं हो रहा, तो ब्राउनियन मूवमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्स, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स उसके साथ कोलाइड कर करके उसको बेचारे को यहां वहां धकेल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, द चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो चार्ज तो पढ़ा ही आपने कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, बट मजे की बात तो ये है कि ये चार्ज आएगा क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या क्यों नेगेटिव आएगा और कैसे आएगा। क्या अगर हमें एक सिचुएशन दी गई हो कि ये हमारे पास सॉल्यूशन था, इसमें हमने कुछ ये ऐड किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना
उन पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए या नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, क्या ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। और इस तरह पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। आपको एक सिचुएशन दी होगी और उसके ऊपर पूछा होगा कि फाइनली इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव सोल बनेगा या नेगेटिव सोल बनेगा। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स ऑलवेज कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? व्हाई? क्योंकि अगर वो चार्ज नहीं होंगे तो एक सोल पार्टिकल दूसरा सोल पार्टिकल वो क्लोज अगर अट्रैक्ट होंगे, ज्वाइन कर जाएंगे, एक और ज्वाइन कर जाएगा, धीरे धीरे कोलाइडल पार्टिकल ज्वाइन करते 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 एक बड़ा एग्रीगेट बना देंगे और नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर लेंगे, सोल खत्म हो गया। दैट इज, वो नहीं होना चाहिए ना। हम तो चाहते कोलाइडल सॉल्यूशन एज इट इज रहे, मेंटेन रहे। तो जब कोलाइडल पार्टिकल्स जब अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ये दूसरा ये तीसरा आपस में रिपेल करते रहेंगे, तो कभी भी उनका कंबाइन करके सेटल डाउन करने की टेंडेंसी नहीं हो पाएगी। दैट इज व्हाई दिस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड्स देम स्टेबिलिटी। ओके, तो हमारे पास अब ये आपको बेटा ये आपको याद ही करना है कि पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन से हैं एंड नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से हैं। देखिए पॉजिटिवली चार्ज में कौन कौन से हैं, अभी मेरे साथ साथ आप इसको एक बार जल्दी से पढ़ लो, कम से कम 2 रीडिंग दो, नहीं तो ये भूल जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं या हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, एक ही बात है, हाइड्रोक्साइड बोल दो या हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोल दो। तो Al2O3.XH2O, CrO3.XH2O, Fe2O3.XH2O, ये सारे हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड पॉजिटिव। बेसिक डाई स्टफ लाइक मिथाइलिन ब्लू सोल, हीमोग्लोबिन, इसमें ब्लड बेसिकली ऑक्साइड्स। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गए। नेगेटिव में मेटल सोल, जैसे कॉपर का सोल है, कॉपर सोल का मतलब कि कॉपर की बहुत फाइन पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज वाले एक किसी पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम में हैं। मेटल सोल कॉपर का हो या सिल्वर का हो, गोल्ड का, ये सारे नेगेटिव चार्ज। देन मेटेलिक सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड, ये सारे सारे नेगेटिव सोल। एसिड डाई स्टफ, ये कौन था, ये बेसिक डाई स्टफ था, यहां पर एसिड डाई स्टफ लाइक इओसिन, कॉन्गो, रेड सोल्स। देन सोल्स ऑफ स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सारे नेगेटिव हैं। तो 1-2 बार अच्छे से आप रीडिंग दे दोगे तो ये याद हो जाएगा। ओके, आई डोंट थिंक इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत आएगी। स्टिल आई गिव यू 30 सेकेंड्स, एक बार जल्दी से इसको फिर से रीडिंग दो, क्विक रीडिंग। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है कुछ, देन डू इट द लाइक बटन, बिकॉज टॉपिक थोड़ा ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो कभी कभी झपकी आने की लगता है ऐसा। ठीक है, तो अपने आप पे थोड़ा सा ये रखना कि सो मत जाना बीच में, पता लगा वीडियो चलता रहा है और उठे हैं आधे घंटे के बाद। ओके, चलिए गाइस, तो आई थिंक आपने ये पढ़ लिया होगा। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अब के चार्ज ये कैसे कैसे डेवलप हो सकता है। So the charge on the soul particles is due to one or more reasons. कोई particular एक अकेला reason इसका नहीं है। First reason can be due to the electron capture by soul particles during electro dispersion of metal. जब आप electro dispersion आप कर रहे थे metal का, जिससे कि सोल जनरेट हो रहा था, तुम्हें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी सोल पार्टिकल ने कैप्चर कर लिए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो सकता है। देन पर ये उतना ही ज्यादा प्रेवलेंट या पॉपुलर रीजन नहीं है, मतलब ये मेजर रीजन नहीं है। दिस कैन बी वन ऑफ द माइनर रीजन बट नॉट द मेजर वन। सेकेंड, ड्यू टू द प्रेफरेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन क्या होता है कि मेरे पास एक सोल पार्टिकल है, अब सॉल्यूशन में कुछ कैटायन है, कुछ एनायन है, अब ये प्रेफरेबली बोलेगा कि मेरे को यही वाला को एड्सॉर्ब करना है, किसी एक पर्टिकुलर को। अब वो पर्टिकुलर कौन होगा वो भी बात करेंगे, पर इसकी प्रेफरेंस है कि ये 2 आयंस प्रेजेंट है, नहीं मेरे को यही वाला एड्सॉर्ब करना है। तो जब वो प्रेफरेबली या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करता है किसी आयन की, मान लीजिए उसने कैटायन को एड्सॉर्ब कर लिया, तो बेटा न्यूट्रल पार्टिकल पे कैटायन एड्सॉर्ब हो जाएगा तो वो पॉजिटिव सोल बन गया। अगर एनायन एड्सॉर्ब हो जाएगा तो वो नेगेटिव सोल बन गया। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन, ड्यू टू द फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिक डबल लेयर आएगी, इसका भी फंडा देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन जो चीज है, द रीजन, द प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन।
तो सोल पार्टिकल्स कैटायन एनायन एब्जॉर्ब करके पॉजिटिव या नेगेटिव सोल बना सकते हैं, राइट? क्लियर है ये 3 रीजन? वन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्जन, सेकंड प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, थर्ड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। चलिए अब देखते हैं पहला केस, मतलब ये जो हमारा प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन वाला केस था, अब इसको देखते हैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए अब ध्यान से सारे जाग जाओ अभी के अभी जल्दी से, और यहां ध्यान से देखना इसको कि क्या कर रहे हैं, किस चीज में क्या ऐड कर रहे हैं। ये मिस कर गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर क्या किया था यहां पे। देखो व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNO सॉल्यूशन, AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू द पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, AgNO3 उसमें डाल रहे हो आप, तो मतलब Ki आपके पास क्या है, एक्सेस में है। क्या है, एक्सेस में। तो हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन में है Ki, तो Ki का मतलब है K पॉजिटिव और I नेगेटिव आयंस होंगे। अब इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं दैट इज AgNO3, तो AgNO3 जाते ही क्या होगा, अब AgNO3 तो आप थोड़ा सा ऐड कर रहे हो ना, Ki तो एक्सेस में था, तो AgNO3 जाते क्या करेगा, Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव मिलके AgI का प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो ठीक है जी, बन गया AgI का प्रेसिपिटेट, राइट? अब सॉल्यूशन में क्या क्या बचा, जितना Ag पॉजिटिव था वो तो, क्योंकि I नेगेटिव तो एक्सेस में है, ठीक है ना, AgI बनाने के लिए Ag पॉजिटिव और I नेगेटिव चाहिए, तो ये AgI प्रेसिपिटेट बना देंगे, पर I नेगेटिव है एक्सेस में, तो Ag पॉजिटिव तो खत्म हो गया सारा। अभी सॉल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ है, अभी सॉल्यूशन में आपका I नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, नाइट्रेट है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है? तो बेटा जो प्रेसिपिटेट बनता है ना, वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, अपने ही किसी एक आयन को, मतलब ये प्रेसिपिटेट AgI का है, तो या तो ये Ag पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेगा या I नेगेटिव को, दोनों में से जो भी एक अवेलेबल होगा ये उसी को एब्जॉर्ब करेगा, किसी तीसरे को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो जिन आयन से मिलके वो प्रेसिपिटेट बना है उनमें से कोई एक, तो Ag पॉजिटिव तो नहीं है पर I नेगेटिव तो है ना, तो इस AgI पे I नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बनेगा एक नेगेटिव सोल, राइट? तो देखिए तो क्या हुआ, जब AgNO3 को ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड में, तो जो प्रेसिपिटेटेड AgI था दैट एब्जॉर्ब्स आयोडाइड आयन, ये उसकी प्रेफरेंस है कि मेरे को अपने वाला ही आयन चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम एंड नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन रिजल्ट्स। अब उल्टा करके देखो, अब Ki को AgNO3 में डालो, अब आपके पास ऑलरेडी AgNO3 है, तो उसमें Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव है और ऊपर से आप डाल रहे हो Ki, तो अब आयोडाइड लिमिटेड है, वो जितना जाएगा Ag पॉजिटिव से रिएक्ट करके AgI बना देगा, है ना, पर अब Ag पॉजिटिव एक्सेस में है, तो वो जो AgI बना प्रेसिपिटेट, अभी भी सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयन है, वो Ag पॉजिटिव आयन को प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या बनाएगा, पॉजिटिव सोल, राइट? तो मिक्सिंग आप वही कर रहे हो Ki और AgNO3 की, पर द पॉइंट इज कौन लिमिटेड अमाउंट में है, कौन एक्सेस अमाउंट में है, इसी का सारा खेल है, ठीक है? बस, तो पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव बन सकता है, इसी के ऊपर क्वेश्चन भी डिजाइन होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए किसका अमाउंट ज्यादा है, राइट? तो ऐसे लिखेंगे इसको, जब ये नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा, इट इज रिटन लाइक दिस AgI/I नेगेटिव, मतलब AgI ने I नेगेटिव को एब्जॉर्ब किया, और जब Ag पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करेगा तो AgI/Ag पॉजिटिव। समझे प्यारों? सिंपल है, राइट? सिंपल था ना, ये काफी सिंपल था। तो दिस इज द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल इसमें कर सकते हैं क्योंकि ये भी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, मतलब इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी से बाहर जाना ही नहीं है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, टॉपिक के अपने में पूरा सब्जेक्ट है ये। तो अगर आप सोचेंगे अगर हम थोड़ा से एडवांस जाएं, एक्स्ट्रा पढ़े, तो देयर इज नो लिमिट, बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में। सरफेस केमिस्ट्री सोचने में, पढ़ने में बोरिंग और छोटा सा टॉपिक लगता है, बट एक्चुअली इसकी जो एप्लीकेशंस हैं बहुत ज्यादा है, इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, राइट? तो जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उसी को अगर आप ढंग से पढ़ के समझ लो तो काफी है,
उसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट ए न्यूमेरिकल बेस्ड कि आपने कॉन्सेप्ट समझा उसके ऊपर किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाएगा। इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड, और इन्फॉर्मेशन का कोई अंत नहीं होता। एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जाओगे तो कितना भी पढ़ते रहोगे, पता नहीं लगेगा कि कितना पढ़े और क्या छोड़े। तो जो एनसीईआरटी में दी इन्फॉर्मेशन उसको समझ लो अच्छे से, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो अब इसको आप एक बार खुद रीडिंग दो और बताओ इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन के नाम पे यहां पर क्या होना चाहिए। ठीक है, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। चलिए, थ्योरी में वैसे टाइम दिया नहीं जाता, पर आपको मैंने प्रीवियस वाला केस समझा दिया। अब 30 सेकेंड आप आराम से देख के सोच के देखो उसमें क्या बनना चाहिए। FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल बन रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बोला है कि क्या बन रहा है ना, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोल दो, मतलब Fe2O3.XH2O या फिर FeOH थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड ही बोल दो उसको। ठीक है, ड्यू टू द एड्सॉर्प्शन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन होंगे, राइट, क्योंकि 3 पॉजिटिव आयंस ही प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। However, when ferric chloride is added to NaOH, a negatively charged soul is obtained. चलिए देखते हैं, FeCl3 is added to excess of hot water, तो hot water ज्यादा है, FeCl3 आपने डाला तो FeOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट बन गया, राइट। तो FeCl3 थोड़ा सा डाला था आपने, तो जितने भी Fe3 पॉजिटिव आयन थे हॉट वाटर से रिएक्ट करके FeOH थ्राइस बना गए। ठीक है, क्लियर है। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कैसे बनेगा, अगर Fe3 पॉजिटिव सारे सारे वहां पर कंज्यूम हो गए। तो अगर हम FeCl3 को एक्सेस ऑफ हॉट वाटर से मिक्स करते हैं तो Fe3 पॉजिटिव क्यों एब्जॉर्ब होगा। देखो, तो यहां बना आपके पास FeOH थ्राइस, ठीक है। अब इस पे Fe3 पॉजिटिव अगर एब्जॉर्ब हुआ तभी जाके बनेगा ये केस। जैसे ये FeOH थ्राइस का आपके पास सोल पार्टिकल है और इसके ऊपर Fe3 पॉजिटिव एब्जॉर्ब होंगे, तो मतलब FeCl3 ही आपके पास थोड़ा सा प्रेसिपिटेट देगा, थोड़ा सा FeCl3 स्टिल बच जाएगा। अगर नहीं बचा, अगर सारे Fe3 पॉजिटिव आपके रिएक्शन में कंज्यूम हो चुके हैं, देन देयर इज नथिंग टू गेट एब्जॉर्ब्ड, तो कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब FeCl3 थोड़ा बचा होगा जो रिएक्ट नहीं किया है और वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि FeOH थ्राइस का जो बेटा जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है ना, FeOH थ्राइस का जो प्रेसिपिटेट है वो उस पे एब्जॉर्ब हो क्या सकता है, कॉमन आयन, या तो Fe3 पॉजिटिव या OH नेगेटिव। अब इसमें FeCl3 को तुम पानी में डाल रहे हो, OH नेगेटिव आयन अलग से तो है नहीं, सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, Fe3 पॉजिटिव जो थोड़ा बहुत प्रेजेंट होगा, तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव सोल बनने की, Fe3 पॉजिटिव एब्जॉर्ब करने की। बट अगर फेरिक क्लोराइड को NaOH में डालें, अब NaOH में Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, तब जो FeOH थ्राइस बनेगा, ठीक है, क्योंकि NaOH एक्सेस में होगा, वहां से वो OH नेगेटिव एब्जॉर्ब कर सकता है, तब वो नेगेटिव सोल बना सकता है। सो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिव सोल, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव सोल ये बन गए। ठीक है, दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या तो चलो इसको नोट भी कर लेना। नेक्स्ट वन, द हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, अब हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बहुत सिंपल सा केस है, एक बार देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, हो जाएगा, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है। और आई थिंक ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसको आप यहां पे एक बार ढंग से देख लो, समझ लो। अब जो एक सोल पार्टिकल है वो चार्ज है, द सर्फेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज। चलिए मान ली पॉजिटिव सोल का एग्जांपल लेते हैं कि सोल ने कैटायन एब्जॉर्ब किए और पॉजिटिव सोल बना, ठीक है, बना, डन। अब बेटा अगर वो पॉजिटिव चार्ज सोल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल, तो सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस एनायंस भी तो होंगे, अट्रैक्ट तो वो उनको भी करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज उस पर एब्जॉर्ब हुआ है ये तो फिक्स हो गया उसके ऊपर, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हो गया है, तो ये एक फिक्स्ड लेयर बनाएगा। पर ये जो पॉजिटिव की लेयर है ये अपने आसपास एनायंस को अट्रैक्ट तो करेगा, तो दिस लेयर अट्रैक्ट्स
काउंटर आयंस, ऑपोजिट चार्ज के आयंस को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द मीडियम, जो एक दूसरी लेयर बनाएंगे, पर वो दूसरी लेयर जस्ट अट्रैक्ट हुई है, एड्सॉर्ब नहीं हुई, तो वो फिक्स्ड नहीं है, वो मूवेबल है, वो मोबाइल है। ओके, तो ये आपका कोलाइडल पार्टिकल था। इसने मान लेते हैं कि कैटायन को एड्सॉर्ब किया प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से और ये पॉजिटिव सोल बन गया, तो ये होगी आपकी फिक्स्ड लेयर क्योंकि एड्सॉर्ब्ड हुए हैं। अब ये पॉजिटिव लेयर जो है ये आसपास से एनायंस को खींचेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, बट वो कोई ऐसे उसका फिक्स नहीं हुए हैं, ये मूवेबल लेयर है। अब ये जो पॉजिटिव लेयर बनी, एक नेगेटिव लेयर बनी, दो ऑपोजिट चार्ज है उनकी लेयर बन रही है, तो बेटा इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों लेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, इस मूवेबल लेयर को या मोबाइल लेयर को आप डिफ्यूज लेयर भी बोलते हो, ठीक है? तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। ये आपका हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, ठीक है? और दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। क्लियर? डन? ठीक है, हो गया। चलो, बहुत सिंपल था, बहुत ही बेसिक था ये। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं। नाउ द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? देखो, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है? अब अगर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को इस तरह से यूट्यूब में रखते हैं, जहां पर दोनों एंड पे आपने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक एनोड कैथोड, कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, एनोड पे हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है? तो क्या होगा? जस्ट गिव इट अ क्विक रीडिंग, आई जस्ट टेक सम वाटर। ओके, तो यस, तो यहां पर अपने पास दो इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे कि यहां पर दिया है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सोल दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और उसके ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इट इज अ मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल, बहुत सिंपल, ठीक है? एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, इससे आपको यह भी पता चलता है। अगर आपको यह पता नहीं है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करो। अगर पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव सोल था, एनोड की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव सोल था, तो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज भी कंफर्म हो जाता है कि कौन सा चार्ज था। तो ये बड़ी अच्छी बात है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, राइट? सिंपल था, बहुत बेसिक। चलिए नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस और ऑस्मोसिस बहुत बहुत रिलेटेड है। ऑस्मोसिस जब हम सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़े थे तो उसमें यह होता था कि पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल थे वो मूव नहीं करते, उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, सॉल्वेंट मूव करता है। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको इस तरह से रखा गया है कि वो मूव नहीं कर सकते। अब सोल, जो कोलाइडल सोल होता है ना बेटा, वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। ये मत सोचना कि सर कोलाइडल पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं तो पूरा सोल पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं। तो डिस्पर्जन मीडियम में नेगेटिव चार्ज होगा, उसको काउंटर करने के लिए ओवरऑल सोल न्यूट्रल रहता है ना? तो अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं हो सकता कि सॉल्यूट पार्टिकल, सॉरी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं हो सकते, किसी वजह से उनकी मूवमेंट रोक दी गई है, रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है, तब क्या होता है? जो डिस्पर्जन मीडियम है वो मूव करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उसके ऊपर भी तो चार्ज है। अब जैसे यहां पर रखा है वेट क्ले, वेट क्ले को हमने यहां पर ब्लॉक कर दिया, मतलब ये इस तरह के एक कोई क्या होता है मेम्ब्रेन हमने लगाई जिसके क्रॉस वो पास नहीं कर सकता। तो वेट क्ले के जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर क्ले पे नेगेटिव चार्ज था तो डिस्पर्जन मीडियम पे पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, और जब मीडियम मूव करना स्टार्ट करेगा तो किस तरफ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो देखिए पहले पानी का लेवल दोनों में बराबर था, पहले पानी का लेवल मतलब सॉल्यूशन का लेवल यहां पर था, ओरिजिनल लेवल। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि सॉल्वेंट मूव करना स्टार्ट कर गया तो इस तरफ का लेवल बढ़ गया। तो अगर नेगेटिव साइड का लेवल बढ़ा है तो इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और कोलाइडल सोल पे नेगेटिव चार्ज है। तो जिस तरफ का लेवल ऊपर जाए
सोल पे वो वाला चार्ज है। तो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, राइट? क्लियर? तो आई थिंक इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी आपको समझ आ गया, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, दोनों बहुत सिंपल सिंपल थे, ठीक है। फिर कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, एक काम करते हैं इनको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं डिस्कस, हार्ड इश्यूज, रूल, कॉग्निटिव पावर, ये सारी चीजें, क्योंकि उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करनी है। तो दैट इज ऑल, क्योंकि आई थिंक बहुत ज्यादा थ्योरी एक दिन में कर लेंगे तो आपको भी याद नहीं रहेगा, यू विल गेट एग्जॉस्टेड कि यार इतना ज्यादा ओवरलोड ऑफ थ्योरी हो गया। तो बच्चों, अगर आप कोई भी नए हैं तो आपको पता नहीं चाहिए कि अनअकैडमी जे यूट्यूब चैनल पे 11th की क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रहती हैं 7 to 10 PM, और 12th की क्लासेस फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 to 10 PM। थर्सडे को आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग अलग से हम सेशन कुछ करते हैं, मोटिवेशनल का भी, इंफॉर्मेशनल, राइट? एंड अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन तभी आएंगी क्लासेस की, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कर दिया ना, ठीक है? तो चलो बच्चों, शेयर कर दो जल्दी से जेई लाइव डेली, हैशटैग जेई लाइव डेली के साथ इंस्टा पे, फेसबुक पे, क्योंकि आपकी शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी तो ये जो कंटेंट है ये कोने कोने तक जाएगा, राइट? यू गाइज आर द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ अनअकैडमी, राइट? तो ये अगर आप एक जरूरतमंद बच्चे तक ये चीज, ये लेक्चर्स पहुंचाते हैं तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है सोसाइटी को, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं, पर बहुत सारे इंडिया में अभी भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उन तक ये चीज पहुंच जाए, क्योंकि आपने देखा कि कितनी बार कमेंट्स में बच्चे लिखते हैं कि हम कितना दूर जाते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, फिर डाउनलोड करके आते हैं, या हमारे घर में ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की इनकम उतनी नहीं है, पर हम यहां से पढ़ रहे हैं। तो ये मैसेजेस हमें और मोटिवेट करते हैं कि इसको और ज्यादा फास्ट इसको स्प्रेड किया जाए टू द नीडी ऑडियंस, ठीक है? तो बेटा, नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे, तो थोड़ी देर वेट कर लीजिए, उसके बाद नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। और जो बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ जाओ, बिकॉज अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी स्पेंड करना है, इट इज हाईली इकोनॉमिकल। इस प्राइसिंग पे इस क्वालिटी की टीचिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली, वो भी घर बैठ के। ना आपका टाइम वेस्ट होता है, ना आपके आने जाने में रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, आपकी एनर्जी भी बचती है, और वो टाइम आप लगा सकते हैं अपनी सेल्फ स्टडी पे, ठीक है? तो बेटा, जे लाइव कोड जरूर यूज करना है, और 1 year and 2 year सब्सक्रिप्शन आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, राइट? चलिए, so that's all for today. Thank you guys. Have a great day. Like, share. Bye.